सपना का कॉलेज में पहला दिन था। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। पूरा क्लासरूम सपना पर हंस रहा था। अरे सपना, जल्दी से वॉशरूम में जा, नहीं तो तू तो गई। अरे मैडम, ये क्लासरूम है, लड़के भी होते हैं, थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। पूरी क्लास हंसी के ठहाके लगाने लगती है। तभी एक लड़का 2-3 लड़कों के साथ क्लासरूम में आता है। शर्म आनी चाहिए तुम सबको ऐसा मजाक करते हुए, वो भी एक लड़की के साथ। अरे विनय, ये तो बस एक रैगिंग का पार्ट था, क्यों मजाक किरकिरा कर रहा है? जूनियर डर जाएंगे तेरा गुस्सा देखकर। रैगिंग इस तरह से, वो भी एक लड़की के साथ ऐसा मजाक करके। मुझे एक बार पता चल जाए ये टमाटो केचप किसने इसकी सीट पर गिराई, कॉलेज से बाहर ना भिजवा दिया तो मेरा नाम भी विनय सिंह नहीं। सपना रोती हुई वॉशरूम में अपनी ड्रेस साफ करने चली जाती है। विनय कॉलेज में सीनियर था और साथ ही साथ कॉलेज का प्रेसिडेंट भी था। उसके गुस्से से कॉलेज के सब बच्चे डरते थे। अगले दिन सपना विनय के पास जाती है। थैंक यू, आपने कल मेरी मदद की। इस कॉलेज में आपको कभी भी कोई परेशानी हो तो बेझिझक मुझे बताना। विनय और सपना शिमला में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। विनय सपना से सीनियर था। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई और वही दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन, सपना, कल मेरा कॉलेज में आखिरी दिन है, इसके बाद मैं जयपुर वापस चला जाऊंगा और वहीं बड़े भैया के साथ काम संभालूंगा। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी विनय? सपना, तुम कॉलेज पूरा कर लो, फोन पर हम बात कर लिया करेंगे, उसके बाद मैं घर में शादी के लिए बात कर लूंगा। विनय अपने भैया सूरज के साथ दुकान संभाल लेता है। सपना फाइनल ईयर में थी और कुछ ही हफ्तों में उसका कॉलेज कंप्लीट होने वाला था। एक दिन, सपना जल्दी चल, वो राधिका मैम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनके पेट में तेज दर्द उठ रहा है। क्या हुआ मैम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं सपना, वो कथक डांस कार्यक्रम के दिन नजदीक आ रहे हैं तो इन फर्स्ट ईयर की लड़कियों को ज्यादा प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। वो आज मेरा पीरियड का सेकेंड डे है, इसलिए ज्यादा डांस करने में पेट में दर्द उठ गया। मैम, आप आज छुट्टी लेकर घर पर आराम कर लेते। नहीं सपना, ये इनका कॉलेज का पहला प्रोग्राम है, इसलिए प्रिंसिपल मैम ने छुट्टी लेने से साफ मना कर दिया। कोई बात नहीं मैम, मैं इन्हें आपकी जगह 2-3 दिन प्रैक्टिस करवा दूंगी, आप बस आराम से यहाँ बैठकर बताते रहना। थैंक यू सपना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। सपना दिल की बहुत अच्छी थी। दूसरों की परेशानी को समझना और उनकी सहायता करना उसे अच्छा लगता था। कुछ दिनों बाद सपना का कॉलेज खत्म हो जाता है। वो अपने घर आ जाती है। लक्ष्मी, मैं सोच रहा हूँ कि सपना की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, अब एक अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर देते हैं। कह तो तुम ठीक रहे हो, कोई अच्छा लड़का देखना शुरू करो फिर। सपना अपने माता पिता की बातें सुन लेती है। वो विनय को फोन पर सारी बात बताती है। विनय अपने माता पिता और भैया भाभी से इस बारे में बात करता है। सबकी रजामंदी से विनय और सपना की शादी हो जाती है। शादी के 2-3 दिन बाद, अरे विनय तो दुकान चले गए, अब किसको बोलूं? मेरे तो पीरियड आ गए, मेरे पास तो सैनिटरी पैड भी नहीं रखे, किससे पूछूं? सुमन भाभी से पूछती हूँ। सुमन भाभी, मेरे ना पीरियड आ गए हैं और मेरे पास सैनिटरी पैड नहीं है, आपके पास है क्या? नहीं सपना, शादी से पहले तो मेरी मम्मी ला देती थी तो मैं वही लगाती थी, पर यहाँ तो थोड़ी शर्म के कारण कपड़े का इस्तेमाल ही कर लेती हूँ। हमेशा पैड लाने के लिए बाजार भी तो नहीं जा सकती। पर भाभी, सैनिटरी पैड तो हमारी जरूरतों का हिस्सा है। तुम धीरे धीरे इस घर में रहोगी तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। कोई नहीं, मैं देखती हूँ भाभी, मैं एक काम करती हूँ, यहीं पास में किसी केमिस्ट शॉप से खरीद कर ले आती हूँ। सपना अपनी सास सुशीला के पास जाती है। माँ जी, यहाँ पास में कोई मेडिकल शॉप है क्या? मुझे अपने लिए सैनिटरी पैड खरीदने हैं। वो क्या होता है, कोई जरूरी चीज है तो मैं विनय के बापू को बोल देती हूँ, वो ले आएंगे। तुम क्यों जाओगी? नई बहू हो, लोग क्या कहेंगे? डोली आई नहीं कि बहू को अकेले बाजार भेज दिया। माँ जी, मेरे पीरियड आ गए और मुझे पैड की जरूरत है। क्या माहवारी शुरू हो गई है? पहले बताना था ना। अब इसके नियम कायदे भी हमारे घर के तुम्हें सीखने होंगे। और ये पैड वगैरह अंग्रेजी चोचले हैं। हमने तो अपनी पूरी उम्र उन दिनों में कपड़ा लगाकर ही गुजार दी। मैं पुरानी चादर देती हूँ, उसमें से टुकड़ा फाड़ लेना। सपना कमरे में आकर विनय को फोन करती है। विनय, मेरी पीरियड्स की डेट आ गई है, मेरे पास पैड नहीं है, आप शाम को किसी मेडिकल शॉप से 2 पैकेट लेते आना प्लीज। ठीक है सपना, मैं लेता आऊंगा। पेट में दर्द है, मजबूरी में तब तक कपड़ा ही लगा लेती हूँ। 1 कप चाय बना लूं? हे राम, पूरी रसोई अपवित्र कर दी। बहू, तुम्हारा इन दिनों में रसोई में आना बंद है। तुमने अपनी माँ के घर में ये सब नहीं सीखा क्या? माहवारी के दिनों में तुम रसोई के काम, मंदिर में पूजा आदि कोई काम नहीं कर सकती। आई समझ में? पर माँ जी, मेरे मायके में मैंने कभी ये सब नहीं देखा या सुना। अब तुम अपनी ससुराल में हो बहू,
तो अब से तुम्हें यहाँ के कायदे कानून ही मानने होंगे। चाय तुम्हें सुमन बहू दे देगी। सुमन, जैसे तुम्हारे अलग बर्तन बने हुए हैं वैसे ही सपना की थाली और कटोरी गिलास इन दिनों के लिए अलग कर दो। सपना अपने कमरे में आ जाती है। वो ये सब देखकर बहुत दुखी होती है कि आज भी लोग इतने रूढ़िवादी कैसे हो सकते हैं। शाम को विनय सपना के लिए सैनिटरी पैड ले आता है। वो उसे दिन की बात बताती है। सपना, मैं जानता हूं कि माँ पुराने ख्यालों की है, इसलिए उन्हें थोड़ा वक्त दो। और मुझे पता है तुम अपने प्यार और विश्वास से एक दिन उनका दिल जीत लोगी। सुमन बहू, सपना बहू, दोनों इधर आओ। कल करीबी रिश्तेदार की शादी है, कार्ड आया हुआ है, हमें जाना है। सब लोग शादी में जाने की तैयारी करते हैं। सपना, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी भाभी, मैं बस तैयार हो रही थी। आप तैयार नहीं हुई? क्या हुआ? सपना, वो मैं पूछ रही थी क्या एक सैनिटरी पैड मिल जाएगा? वो साड़ी हल्के रंग की है तो कपड़े में दिक्कत होगी, दाग ना लग जाए। जी भाभी, मेरी भी आज डेट हो गई, पहला दिन है मेरा भी। ये लो, आप ये 2 पैड लगा लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सब लोग शादी में जाते हैं। अगले दिन सुबह। अरे मेरी मैया, बिल्कुल नहीं रुक रहा दर्द, बार बार बाथरूम भाग रही हूँ, कुछ करो, उल्टी दस्त ना रुक रहे मेरे तो। माँ, विनय डॉक्टर को लेने गया है, बस आता ही होगा। सुशीला, कितनी बार मना किया है तुम्हें, अब उम्र हो गई है, शादियों का खाना नहीं पचता हम बूढ़ों को। फिर भी तुमने रबड़ी जलेबी खा ली, अब परेशान हो रही हो। डॉक्टर, माँ को जरा देखिए क्या हो गया है। इन्हें किसी खाने की चीज से फूड पॉइजन हो गया है। ठीक होने में 3 से 4 दिन लगेंगे। मैं कुछ दवाइयां और पीने की टॉनिक दे रहा हूं, आराम आ जाएगा। बाकी पानी उबाल कर देना है। इन्हें पतली खिचड़ी, दलिया, सूप वगैरह ही सिर्फ खिलाना है। खान पान का बहुत ध्यान रखना है। आइए डॉक्टर, मैं आपको छोड़ देता हूं। माँ जी, मैं और सपना दोनों महीने से हैं, रसोई में कैसे जाएं? नहीं सुमन बहू, तुम दोनों बिल्कुल रसोई में नहीं जाओगी, ये पाप है। अब सूरज और विनय रसोई में चले तो गए, पर दोनों को क्या समझ रसोई में क्या करे। सपना ये सब देखकर गुस्से में थी। कहीं पानी उबाला तो गिर गया, कहीं दाल कच्ची रही। चावल और दाल का अंदाजा नहीं। घर के लोग तो बाहर से खाना मंगवा सकते थे, पर सुशीला के लिए तो बाहर का खाना जहर था। सुशीला को दवाई देने का वक्त हो रहा था। वो खाली पेट दवाई कैसे लेती? हार कर सपना का गुस्सा और बढ़ गया। वो रसोई में गई। प्लीज, आप दोनों थोड़ी देर के लिए रसोई से बाहर चले जाएं। अरे मुझे ऐसे ही दवाई दे दो, मुझे खिचड़ी वगैरह मत दो, मेरे पेट में दर्द बढ़ रहा है। सुशीला को फिर एक उल्टी आती है। सुमन उसके पास जाती है। उधर क्या हाल कर दिया रसोई का। पहले पानी उबाल लेती हूँ, ठंडा हो जाएगा, फिर एक तरफ खिचड़ी रख दूंगी। थोड़ी देर बाद सपना सुशीला के लिए खिचड़ी लेकर जाती है और अपने हाथों से उबला पानी पिलाती है। ये तूने क्या किया बहू, सालों की परंपरा थी ये। माँ जी, मैं सिर्फ 2 शब्दों में ये बात कहूंगी, आप उसे जो भी समझें। मेरी सासू माँ की जिंदगी से बढ़कर इस वक्त मेरे लिए कोई धर्म नहीं था। आप हो तो हम हैं, ये परिवार है। आपकी जिंदगी बचाने के लिए यदि ये पाप मुझे करना पड़ा तो ऐसे 100 पाप मैं और करूंगी, और आपकी जिंदगी पर आंच भी नहीं आने दूंगी। आप मेरी माँ हो, हम सबकी माँ। ये सुनकर सुशीला ने सपना को गले से लगा लिया। फिर सुमन भी सपना के साथ सुशीला की देखभाल करने लगी। कुछ दिनों बाद सुशीला ठीक हो गई। अब वो समझ चुकी थी कि जमाना बदल रहा है तो उसे भी जमाने के साथ कदम मिलाना है, और मुश्किल घड़ी में की गई मदद में तो भगवान भी साथ होते हैं।